शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ और मैं शिक्षा की देवी की कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं दिल से इस मुद्दे को सरकार के सामने रखने का बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं भी इसी शिक्षा से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इन्हीं स्कूलों से पढ़ के हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ईमानदारी से बात हर व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, जब गलत है सरकार तो उसको गलत बोलना सीखिए। दिया है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप आए अपनी मर्जी से आए हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन तो इसको बंद करो पहले। ऐसा है, आपकी इन्फॉर्मेशन की पहले जरूरत इसको नहीं बंद है। करो, मैंने बोले पहले इसको बंद करो। ये बिना एक्शन चलते थे सर। नहीं मैडम जी सुनिए, आप कोई बात नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो देखिए, हम तो जो सच्चाई है वो दिखाएंगे ना। इस एक प्रदेश के अंदर स्कूल चल रहा है, तो हम पब्लिक है क्यों नहीं बोलेंगे? आप टीचर हैं, आपको खतरा हो सकता है ना, आप डरिए ना सरकार से। हम डर नहीं डरते। हम क्यों डरेंगे? तो बस नहीं डरेंगे तो मत बोलिए। बच्चे आपने पेड़ के नीचे बिठाए हुए हैं सड़कों पे। आज 21वीं सदी का जमाना है, आप हमें बोल रही हैं रोकने के लिए। आप सरकार को बोलिए ना ये बात। तो एक बार हो गया ना सर। नहीं, वो हमारा काम है, आप नहीं बताएंगे ना। मैंने उस दिन साहब को कि बार आएंगे, जब तक हम 10 बार आएंगे, जब तक सरकार नहीं जाएगी, हम 20 बार हेडमास्टर साहब नहीं, हमने नहीं बोला उनको ना आने के लिए। हमारी नहीं, आप हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं। ऐसा है मैडम जी, वो आए नहीं आए, हमारे बच्चे बाहर बैठे, हमें भी दिक्कत हो रही है। इनके भविष्य को लेकर आज से आप छाइयाँ बैठ रहे घर, बच्चे यहाँ से बाहर बैठे। देखो हमने नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन करने की, हमने हमारे बच्चों को यहाँ से स्कूल चला हुआ है, ये नहीं है आपका काम। हमने नहीं किसी को इन्फॉर्मेशन देने का काम। कुछ नहीं, जो सच्चाई है वही दिखाई। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। लाइव मैं आपको लेकर चल रहा हूं और आज मैं हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो हिमाचल सरकार की पूरी जड़ें हिला देगा, उनकी पोल खोल देगा और जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं वो सारे के सारे दावे उनके धराशायी हो जाएंगे। हालांकि जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा पहले भी कई तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश सरकार के या फिर किसी तरह के लापरवाहियों के सामने लाकर मैं हमेशा प्रयास करता हूं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो जुड़ा है हमारी शिक्षा से। और शिक्षा जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है, हर एक बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकारों की जिम्मेवारियां हैं, वो सारी की सारी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार के जो दावे हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं आपको रिवाल्सर में लेकर चल रहा हूँ और ये जिला मंडी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का गृह जिला, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो जीतते हैं और वहां से मुख्यमंत्री की चाहत रखने वाले लोग के जी हमारे मुख्यमंत्री मंडी से हैं, इसलिए वहां पर तरक्की होगी। वो आज सारे तरक्की के दावे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ऐसी व्यवस्था आपके बीच में हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई स्कूल होगा, ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें इस तरह की व्यवस्था है। मैं आपको लेकर चल रहा हूं आज एक स्कूल के अंदर। यहाँ देख रहे हैं आप, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सरदार लिखा है। ये प्राथमिक पाठशाला सरदार है और इसके साथ में जो बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, ये बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, मुझे लगता है सभी दर्शकों को ये बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पर ये एक मिडिल स्कूल की और हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है। इसमें कमरे नहीं दिख रहे हैं, बस फर्क इतना है। और कमरे क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि 1 साल पहले इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया गया था। और डिसमेंटल इसलिए कर दिया गया था कि कमरे थोड़े से खराब हो गए होंगे। जाहिर सी बात है, खराब हुए तो डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन डिसमेंटल करने के बाद में अब यहाँ पर जो 50 बच्चे मिडिल और हायर सेकेंडरी में लगभग मिल के पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे आज मजबूर हो गए हैं इस ग्राउंड में, इस धूप में बैठ के पढ़ने के लिए। समस्या क्या है कि हालांकि जब इनको पता लगा कि आज मीडिया यहाँ पर आ रहा है तो इन्होंने बच्चे उठा के फटाफट आनन फानन में, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे वो आपको मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। और बात बच्चों के यहाँ पढ़ने की नहीं है, बच्चे बैठ भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मजबूरी है इन बच्चों की यहाँ बैठना क्योंकि इनके पास इनका कोई कमरा नहीं है। आप सोचिए 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, तरक्की के दावे हम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार बड़े बड़े लोगों को लुभावने वादे कर रही है, बिजली की सुविधाएं भी अब फ्री देना शुरू कर दी है, लेकिन एक बिल्डिंग सरकार से यहाँ नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? इसको लेकर आज ग्राम के जो प्रधान हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया उठाने का कि आज हम किस कदर की जिंदगी जी रहे हैं और हमारे बच्चे आज किस तरह से पढ़ रहे हैं। मैं आपको 2-3 पॉइंट मोटे मोटे बताता हूँ। पहले ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग थी बनी हुई, ये बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिए गए 1 साल पहले। और अब पता लगा कि इस जगह में जो स्कूल बनना था उसका जो है वो ज़मीन स्कूल के नाम ही नहीं है। इनके पहले कभी जब स्कूल बनाया होगा तो ज़मीन स्कूल के नाम नहीं कराई होगी और वही चलते हुए आज तक ये स्कूल के नाम बिल्डिंग नहीं होने की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से अब जब इसको डिसमेंटल कर दिया गया तो फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर अपना
हाथ अड़ा दिया और फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर क्लियरेंस नहीं दी। आप सोचिए कितने बड़े दुख की बात है, स्कूल जैसी जगह पर जब 1963 से ये स्कूल चलता हुआ आ रहा है, सन 2000 में स्कूल मिडिल हो गया था और बता रहे हैं कि 2019-20 में इसको हायर सेकेंडरी कर दिया गया। आपने हायर सेकेंडरी कर दिया लेकिन आपने बिल्डिंग की हालत नहीं देखी, और बिल्डिंग आपके पास थी नहीं। उसके बाद क्या क्या हुआ पूरी स्टोरी हमारे बीच में प्रधान इस गांव के यहाँ पर खड़े हैं और एसएमसी के प्रधान भी यहाँ खड़े हैं, और ये जितने भी लोग खड़े हैं पेरेंट्स हैं, ये माता पिता खड़े हैं इन बच्चों के जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर कैसे बच्चों को आप अपने सरकारी स्कूलों में भेजेंगे? इतनी खराब व्यवस्थाएं। फिर लोग कई बार बोलेंगे यार ये तो पार्टीबाजी होगी। भाई साहब मैं आपको बताऊं, अपनी आंखें खोलिए, ये जो अंधी भक्ति है ना, इससे बाहर निकलिए। देश आगे बढ़ेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से बढ़ेगा, अंधी भक्ति से नहीं बढ़ेगा। अंधी भक्ति आपको एक समय तक ले जा सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर, कोई बात नहीं, लाइव नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जितना आएगा चलने दीजिए, मैं ऑफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पहले प्रधान जी के पास। प्रधान जी इस बात को, पूरे विषय को सही ढंग से रखेंगे। प्रधान जी, क्या ये विषय है, क्यों आज ये बच्चे पिछले 1 साल से बाहर बैठ रहे हैं? हालांकि तो गनीमत है कोरोना था कि कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे थे, लेकिन आज ये बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। क्या आप लोगों का समस्या है और क्या आप लोग कहना चाहते हैं? हमारे जो स्कूल है हमारी इस पंचायत पहले में, आप अपना नाम बताइए। मैं दौलतराम शर्मा, ग्राम पंचायत उप प्रधान सरकीदार जी। मैं यहाँ जो स्कूल हमारे इस पंचायत का है, इसमें एकमात्र स्कूल है हमारे इस पंचायत में जी। बाकी दूसरा इसमें ऐसे कोई और स्कूल नहीं है। तो ये जो स्कूल हमारा ये है ग्राम पंचायत सरकीदार में, और सरकीदार के नाम से ये स्कूल है जी। तो इस स्कूल में 1 साल से हमारी जो ये बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करके विभाग दे डीसी द्वारा इसकी एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी गठित करने के बाद उस स्कूल का जो हमारी बिल्डिंग के इसके 5-6 कमरे थे उनको गिरा दिया गया। और गिराने से पहले इसके बारे में किसी विभाग ने या कोई अधिकारी या किसी डीसी महोदय ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया कि कम से कम बच्चों को बैठने के लिए उसका पहले प्रावधान किया जाता, और इस बिल्डिंग को गिराने से पहले बच्चों का रहने का, बैठने का प्रावधान होना जरूरी था। परंतु ऐसा आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इसके लिए कोई ज़मीन है। यहाँ मौके पर आप देख रहे हैं सारा गिरा करके फेंक दिया, सारी ज़मीन को रख दिया, कोई बाकी स्कूल का यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो गिराया स्कूल, अब इसमें क्या समस्या आ रही, क्यों नहीं बन पा रहा है? इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये आ रही है कि इस स्कूल में जो हमारी ये ज़मीन है इसके बारे में पहले किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, ना कोई ऐसे जो शिक्षा विभाग है उसका सबसे पहले यहाँ इसका उत्तरदायित्व था कि इस ज़मीन का पता करते, इस ज़मीन के बारे में सोचते कि ये किसकी ज़मीन है। जब स्कूल की शिक्षा के विभाग में इसकी ज़मीन ही नहीं है स्कूल की, और ये फॉरेस्ट लैंड के नाम पे निकली गई। अच्छा। हाँ, ये वन विभाग की ये ज़मीन है। तो अब वन विभाग ने इसको रोड़ा अटका दिया। वन विभाग कहता है कि ये ज़मीन जो है इसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। तो अब स्कूल को, जब इसमें पहले बिल्डिंग थी, अब सरकार ने क्या किया, क्यों ऐसे पहले जो विभाग ने इसके ऊपर काम नहीं किया, क्यों इस बिल्डिंग को नहीं बनाया, क्यों इसकी ज़मीन को नाम नहीं किया, तो अब वन विभाग कहता है कि हमारी ज़मीन है। तो स्कूल बिल्डिंग जो बनी थी कब बनी थी? ये लगभग 10-12 साल पहले बनी थी। 10-12 साल पहले में डिसमेंटल होगी। ज़्यादा मतलब कुछ जो मिडिल स्टैंडर्ड की थी वो ज़मीन है, लगभग उसकी जो बिल्डिंग थी वो मेरे ख्याल 15-16 साल हो गए। लेकिन 15-16 साल में बिल्डिंग डिसमेंटल करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? वही तो कह रहे हैं कि इसमें क्यों किया, वही हमें नहीं समझ लग रही। खराब थी क्या बिल्डिंग? बिल्डिंग खराब मतलब हो वो गई थी? मतलब थोड़ा सा इसमें ये जो एरिया है ये थोड़ा स्लाइडिंग पॉइंट है, स्लाइडिंग पॉइंट है, इसमें स्लाइडिंग एरिया, ये सारी दरारें आ गई थी उस बिल्डिंग में, और उस जो बिल्डिंगें थी बनी हुई उसमें पूरा ऐसे दरारें, चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई, वो गिरने की कगार पर। एक मिनट सर, मैं रोकूंगा यहाँ पर। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही पहले इस बात को लेकर चलेगी। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, सरकारी भवन जब बनाए जाते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर सेटअप होता है, आर्किटेक्ट उसको पास करते हैं, उसका सॉइल टेस्टिंग होता है, हर एक चीज़ होती है। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जब एक जगह पे लगाते हैं, क्योंकि अगर 15-16 साल पहले आपने ये बिल्डिंग बनाई होगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर 10-12-20 लाख रुपए खर्च भी किया होगा। अब 10-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद में 15 साल के अंदर आपकी बिल्डिंग डिसमेंटल के लिए हो जाती है। आप सोचिए जनता के पैसे की कितनी बर्बादी आप लोग कर रहे हैं। 50 साल से सरकारें, क्यों उनको ये पता नहीं है कि बिल्डिंग जो बनानी है उसका क्या कारण होना चाहिए? चलिए मैं यहाँ पर आपसे फिर बात करूंगा। 15-16 साल में बिल्डिंग डिसमेंटल होगी, चलिए कोई बात नहीं, लाखों रुपए नुकसान हो गया, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, इनको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जब ये बिल्डिंग डिसमेंटल होगी तो क्या इसके बाद इसके लिए कोई बजट बना, कोई बिल्डिंग का फंड आया, क्या हुआ करने के लिए? बिल्डिंग का फंड जो सरकार कह रही है कि हमारे पास है 1 करोड़ 39 लाख रुपए जो है इसका
बजट आया है, ठीक है। परंतु जमीन ना होने की वजह से उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अब ना वो कहाँ करें उसको, अब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि अब वो कहते हैं कि जो पैसा जो हम लगाएंगे पहले ज़मीन नाम पर होनी चाहिए, विभाग के स्कूल के नाम पे होनी चाहिए, तभी वो उसके ऊपर पैसा देंगे। तो मतलब फॉरेस्ट विभाग अब विभाग के नाम कर नहीं रहा है? फॉरेस्ट विभाग उसके हमारे जो शिक्षा विभाग है उसके नाम नहीं कर रहा है। उसके लिए कह रहे हैं कि उसको ये ज़मीन हमारी है, उसका केस बनाया जाए, तब अगर सैंक्शन आती है तभी इसके लिए जो ज़मीन आपके नाम की जा सकती है, वैसे नहीं। देखिए कितना बड़ा लैप्स आप इसको बोल सकते हैं कि सरकारों को क्या ये पता ही नहीं कि उनके स्कूल किसके नाम है? शिक्षा जैसी एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे हर एक व्यक्ति के लिए, हर हर बच्चे के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आज क्यों सरकारी स्कूलों की हालत बनी पड़ी है? और जहां तक इन स्कूलों की बात अगर मैं अभी कर रहा था, 7 टीचर जो हैं वो मिडिल स्कूल में बताए जा रहे हैं, इनकी एवरेज 7-8 लाख रुपए सैलरीज उनकी जा रही है। और जो इनका प्राइमरी विंग है उसमें 49 बच्चे हैं, 1 टीचर केवल उनके पास है और 2 टीचर इन्होंने धर्म सेवा में रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। धर्म सेवा जो देते हैं ना, एक सामाजिक सेवा लोग कर देते हैं, उनमें से वो उनसे मैं मिलाऊंगा। यार आपको शर्म नहीं आती है? आप कौन सी तरक्की की बात करते हैं, पहले आप वो बताइए। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 49 बच्चों के ऊपर 1 टीचर और 49 बच्चे मिडिल क्लास के, उनके ऊपर आपने 7 टीचर रखे हुए, उनको बैठने की जगह नहीं। 7 टीचर्स की आप सैलरी दे रहे हैं, एटलीस्ट स्कूल का 10-12 लाख रुपए महीने का खर्चा है, और आप 10-12 लाख रुपए को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए आपके ऊपर विश्वास किस आधार पे किया जाए? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपका गृह जिला है, मैं आपको गृह जिला दिखा रहा हूं आपका, ये देखिए। अभी तो मैं सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दिल्ली में कोई सांसद थे, वो दिल्ली की सरकार के पास वहां जाकर एक स्कूल में जाकर दिखा रहे थे स्कूलों को। उन सांसदों को बोलिए इनको भी दिखाइए, ये दिखाने भी जरूरी है क्योंकि आपके गृह जिला के हैं और आप यहाँ के हैं। आप आए, कभी देखा अपने बच्चों की हालत? बच्चे जो यहाँ पर बाहर रोड पे, सड़क पे बैठे हुए, ग्राउंड में बैठे हुए। चलिए, यहाँ पर एसएमसी के प्रधान भी हैं। मेरी बात तो आपको बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन इनकी बात तो शायद आपके दिमाग में जरूर बैठेगी क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके गृह जिला के लोग हैं ये। हाँ जी साहब, क्या बोलना चाहेंगे? आप एसएमसी के प्रधान हैं, क्या व्यथा है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें अपनी बात रखने के लिए समय दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षा विभाग के नाम पर जो यहाँ पर ज़मीन नहीं है, जो हमें समस्या यहाँ पे भवन बनाने के लिए आ रही है, उसमें मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि ये जो प्रक्रिया है, जो इन्होंने एफसीए के माध्यम से या एफआरए के माध्यम से ज़मीन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया स्कूल विभाग या किसी अन्य विभाग के नाम पे करने की जो प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा सरल किया जाए। हमारा ये जो स्कूल था ये काफ़ी समय से चल रहा है यहाँ पे, और इस स्कूल में करीब 6 कमरे पहले थे। तो जब 2 साल पहले ऐसा हुआ कि अब इसको हम मतलब क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि ये प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और था, लेकिन ये जो भवन था ये असुरक्षित हो गया और डीसी महोदय के माध्यम से इसको एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी के माध्यम से इस भवन को असुरक्षित घोषित करके इसको डिसमेंटल करने के आदेश डीसी महोदय के माध्यम से जारी किए गए। उसके बाद हमने जब ये बिल्डिंग असुरक्षित होकर गिरा दी गई, उसके बाद इसका नई बिल्डिंग बनाने का जो प्रोसेस चला, उसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे पास यहाँ पर स्कूल के नाम पर भूमि ही नहीं है। अगर भूमि नहीं है तो हमने इसका जो एक प्रीलिमिनरी एस्टीमेट था वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से तैयार करवाया। उसके एवज में हमें सरकार के द्वारा 1,39,68,000 की जो राशि थी वो ANDS के मुख्य प्रशासनिक मंजूरी के रूप में उसको यहाँ पे दिया गया। उसका पत्र भी हमें सरकार से प्राप्त हुआ। तो लेकिन जब हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से इस बिल्डिंग को बनाने की बात करी तो उन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक आपके स्कूल के नाम पर भूमि ही नहीं है तो हम वहाँ पर इस स्कूल का निर्माण कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो जब हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, हमने डिप्टी डायरेक्टर महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया। यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी यहाँ पर एक बार स्कूल की हालत आकर देख चुके हैं। MLA हमारे यहाँ के लोकल स्कूल के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। तो उसके बावजूद भी मतलब हमें इस जो ज़मीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सहयोग किया। एज SMC प्रधान हमने इसका FC केस बनाना भी तैयार किया।
हमने डिप्टी डायरेक्टर महोदय को एज ए यूजर एजेंसी इसमें हायर किया और एज ए यूजर एजेंसी हमने ये इसका फॉरेस्ट केस तैयार करके डीएफओ को आज की डेट में सबमिट कर दिया हुआ है अपने पैसे देकर। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी आपको रोकूंगा यहाँ पर। मेरा एक सवाल आ रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार 1963 से स्कूल चला हुआ है और अगर इसको काउंट करें तो 37 साल और 20 और 22 साल, लगभग 60 साल के करीब करीब ये स्कूल को चलते हुए यहाँ पर हो गए। भाई साहब, आपको 60 साल में पता नहीं लगा कि आप इसके मालिक नहीं हो, तो आपका फेलियरिटी तो यही समझ में आता है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पता नहीं कितने ऐसे स्कूल होंगे जो इस तरह से चल रहे होंगे। ये जमीनों का जो व्यवस्था है ये सरकारें क्यों ना देख रही हैं? 50-60 सालों से सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और इस प्रॉपर्टी को हम अपने नाम कराएं या किस तरह से इसको ट्रांसफर कराएं। आज देखिए, मैं अभी आ रहा था तो यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं इस विषय में, और बल्कि बोलेंगे कैसे? भाई साहब, ये तो बेचारे ऐसे जीते हैं डर के साए में, क्योंकि अगर ये बोल दिए तो इनकी तो जिंदगी हराम हो जाएगी, पता नहीं ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी। आज के समय में इस तरह की व्यवस्था 21वीं सदी में, जब बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, बिल्डिंग आपकी टूटी पड़ी है और आप तरक्की की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं आप? वो तरक्की बताइए कौन सी है? ये तरक्की गुणगान करने की तरक्की दिख रही है आपको क्या? ये गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये प्रधान जी यहाँ पर खड़े हैं, एसएमसी वाले लोग खड़े हैं, इनके बच्चे, आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर जी। आप लोगों को क्या फील होता है जब आपके बच्चे इस तरह आते हैं? प्राइवेट स्कूलों में भी जाने का मन करता होगा, लेकिन व्यवस्थाएं कई तरह नहीं हो पाती हैं, आदमी की वहाँ फीस नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है, क्या लगते हैं आपको? देखिए, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। आज से 20 साल पहले हम भी इसी स्कूल से पास आउट हुए हैं। ग्रेट। 15-18 साल पहले तब भी ये स्कूल होता था। आज जब हमारे बच्चों की पढ़ने की बारी आई है तो हमारे बच्चे बाहर ग्राउंड में क्लासेस लगाने को मजबूर हैं। और इसके बाद जब हमें हमारी जो एसएमसी है या जो पंचायत के नुमाइंदे हैं, इनके माध्यम से आज हमारे को पता लग रहा है कि स्कूल के नाम पे ज़मीन नहीं है। देखिए, मतलब ऐसा है कि कोई बात नहीं, पिछली जो गलतियां थी वो है, जैसे भी थी वो हुआ, पर आज जो दो विभाग हैं वो क्या आपस में उनका आपस में इतना तालमेल नहीं है कि उनकी वजह से हमारे बच्चों को क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सरकारें कोई अपनी जेब से कोई दे रहा है, जनता का हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन है, हम सबका राइट है, राइट टू एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है, मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में हम क्यों जाएं? अगर स्कूल प्राइवेट हो सकते हैं तो क्यों ना सरकार को प्राइवेट कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर यही बात है, अगर सरकार अपने लिए हर चीज़ है, इनके लिए सेक्रेटरीट है, सरकार जहाँ से चल रही है, अगर 4 दिन ऑफिसर्स को बाहर बिठा दिया जाए, क्या उनको अच्छा लगेगा? बच्चे कल का भविष्य हैं, क्या इनका राइट नहीं है कि ये भी एक अच्छे माहौल में पढ़ें, अच्छी जगह पे रहें? बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठीक है, तो मतलब देखो, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि देखिए, ऐसा है, ये कोई वोट बैंक का विषय नहीं है, बच्चों का विषय है, एक भविष्य का विषय है। आप आज राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, बेसिक चीज़ है, ये मिलनी चाहिए। और मतलब हम चाहे लड़के लेंगे, जैसे भी जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दीजिए। 2 विभाग, जो शिक्षा विभाग है वो खुद आगे आए, जो फॉरेस्ट विभाग है उससे खुद वो तालमेल करे। अगर जनता, हम लोग अपने पैसे से केस तैयार करके, जो जनता है अपने, हम कंट्रीब्यूट करके FCA का या FRA जो भी फर्दर केस है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उस चीज़ को हम प्रोसेस कर रहे हैं। वो क्या सरकार, मतलब वो फिर सरकार का क्या फ़र्ज है? क्या जनता ने ही अगर सब कुछ करना है, वोट भी हमने ही देना, सरकार भी हमने ही चुनी है, अगर ये सब हमने ही करना है तो फिर सरकार का क्या काम? प्रशासन क्या देख रहा है? विभाग क्या देख रहा है? बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए, ये दर्शक हैं, ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप का कहना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके स्कूलों में कोई आदमी चला जाए ना कैमरा लेके, तो यहाँ पर ये बोला है तो ये अनुमति नहीं है। अरे भाई साहब, किस बात, आपकी कमियां ना दिखाएं इसलिए अनुमति नहीं है? और आपसे अनुमति मांग कौन रहा है? आप ये बताइए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, बच्चों को आप यहाँ पर सड़कों पे, ग्राउंड में बिठा रहे हैं, धूप में बिठा रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। आपसे अनुमति मांगे हम कि भाई साहब आपके स्कूल को हम दिखाएं, आप जो गलत कर रहे हो, आपके यहाँ जो लैप्स हो रहे हैं उनको हम दिखाएं या नहीं दिखाएं? ये हालत है आज। तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अंधी भक्ति करने में लगे हुए हैं, वो अपनी अंधी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम 21वीं सदी में हैं
ये हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, मैं इनसे भी कोशिश करूंगा अगर बात करने चाहूँगा, अगर बात कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप स्कूल के हेड हैं, हालांकि प्रिंसिपल हैं, आप दूसरे नंबर पे हैं। मैं कुछ नहीं ज़्यादा सवाल करूंगा, सिर्फ इतना पूछूंगा कि इस व्यवस्था के पीछे क्या आपको लगता है कौन जिम्मेवार है? सर ऐसा है, जिम्मेवार तो अब हम तो टीचर हैं स्कूल के, हमें जहाँ बोलेंगे वहाँ बैठे हैं जी। अगर स्कूल के जितने भी एकोमोडेशन हमने प्राइमरी बैंक से ली हुई है जी। कमरे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब सरकार देखिए, और जब तक बिल्डिंग ना बने तब तक तो हमें ऐसे रहना ही पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, आप ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कतें होती हैं? तो बच्चों को तो ऐसा है, जब तक बनेंगे नहीं, बिल्डिंग नहीं बने तब तक तो दिक्कत आएगी ना। शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर आए थे, क्या आए बोल थे। के गए? बन जाएगा भाई जल्दी, ऐसा नहीं है काम। एक आध साल 2 साल लग जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला लेकिन जब जमीन ही उनकी नहीं बन पा रही है तो कैसे बनाएंगे? सर बस इतना ही बोलना है। तो बिल्कुल देखिए, ये मजबूरी है टीचर्स की। मैं पहले तो इनको सल्यूट करूंगा इन टीचर्स को कि इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी खराब व्यवस्थाओं में भी अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं। यही अगर किसी प्राइवेट स्कूल में होता ना सर, प्राइवेट स्कूल में, तो पता नहीं क्या हो जाता जाकर। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को क्यों सरकारें नहीं देख पा रही हैं? क्या दिक्कत कहाँ है? पैसे की कमी है, या आपका ध्यान नहीं है, या आपकी नीयत खराब है? कुछ तो बात है। आप एक स्कूल में, मैं आपको आप मुझे ईमानदारी से इजाजत दीजिए, परमिशन दीजिए, मैं आपको हिमाचल प्रदेश के हर स्कूल को दिखाऊंगा और मैं आपकी पोल पट्टी खोल के दिखा दूंगा कि आप पिछले 60 सालों से राज कर रहे हैं ना, इस बार मेरी बारी, उस बार मेरी बारी, ये उसका नतीजा है। शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता शिक्षित हो जाएंगे तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते। आप लोगों को उसी तरह से बनाए रखना चाहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था चले रहे। सर नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा चलेगा। आप लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। अगर इसी हालात से हमारे बच्चे रहेंगे, कैसे ये बच्चे कल को आगे भविष्य में बड़े बनेंगे? क्या इनके दिमाग में जाएगा जब ये धूप में बैठकर या मिट्टी के बीच में पढ़ेंगे? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन उसके साथ में व्यवस्थाएं भी। आप बताइए, आपके पास बिल्डिंग नहीं है, 1-2 कमरों के अंदर 100 बच्चा आप अंदर बिठा रहे हैं, कैसे करेंगे? फिर जो बच्चा प्राइमरी विंग में पढ़ रहा है, जो मिडिल में पढ़ रहा है, जो हायर में पढ़ रहा है, उसके बीच में जो सिलेबस का डिफरेंस है वो कैसे आप कर पाएंगे? क्लास का सिस्टम क्यों बनाया गया है? तो खैर बहुत सारी लंबी बातें हैं। यहाँ पर एसएमसी प्रधान एक बार फिर बोलना चाहते हैं कोई बात। और सर अभी आपने प्राइमरी विंग की बात करी, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को या सरकार को बताना चाहूँगा कि ये जो भूमि पर ये जो भवन बना है, ये भूमि भी शिक्षा विभाग के नाम पर नहीं है। ओह माय गॉड, पूरी बिल्डिंग मतलब पंजाब फॉरेस्ट के नाम? मतलब ये जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि हमारे एरिया पे अगर आपने वायलेशन करी है तो आपको एफसी केस के माध्यम से पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी बिल्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। अब मेरा सरकार से सीधा सा सवाल ये है कि इस जटिल व्यवस्था को अगर आप सरल करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर हमारे बच्चे यही ऐसे ही धूम में पढ़ने को अगर मजबूर रहेंगे तो फिर या तो हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा या तो हमें कोई और व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और इसमें मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्कूल का भवन है, इसके आसपास ऐसा भी नहीं है कि कोई निजी भवन है जिसमें हम बच्चों को बिठा सकें। और निजी भवन का जो किराया है उसका भी मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। और आपको मैं इस एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका एक एफसीए केस की बात अभी हमने सभी लोगों ने की। इसके जो एफसीए केस के लिए मैं आपको मतलब हैरानी वाली बात ये है कि इसके एफसीए केस के लिए जो पैसा है, जो हमें आने जाने का खर्चा है, जो हमारे कागजों का खर्चा है, वो खुद हम गाँव वासियों ने अपने माध्यम से एकत्रित करके इस एफसीए केस को आगे बढ़ाया है। अगर हम उच्च अधिकारियों से इस मामले में आज तक हमने जब भी बात करी तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारे पास इस एफसीए केस के लिए फंड का कोई प्रोविज़न ही नहीं होता। जब एफसीए केस क्लियर हो जाता है उसके बाद हम एनपीबी के लिए जो राशि है वो हम दे सकते हैं, लेकिन हम एफसीए केस बनाने के लिए हमारे पास फंड्स के कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हमें मजबूरी बस गाँव के लोगों से संपर्क करना पड़ा, पंचायत के अंदर एक प्रस्ताव लाना पड़ा ग्राम सभा के अंदर, और ग्राम सभा के माध्यम से हमने लोगों से यहाँ पर पैसे एकत्रित किए। अभी यहाँ पर पीछे देखेंगे आप कि अभी हमने अस्थायी व्यवस्था, अच्छा, ये अस्थायी व्यवस्था करने की भी हमने कोशिश करी। वो भी हमने कि भाई यहाँ शेड डाल दिया जाए, शेड डाल दिए जाए बच्चों को बिठाने के लिए या सामान समूह रखने के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कमरे हैं, उनको हम यहाँ पर मतलब उसकी थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन तब भी हमने मतलब उच्च अधिकारियों से संपर्क किया तो हमें इस चीज़ की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी मना कर दिया। अस्थायी तौर पर भी आप इस चीज़ को नहीं कर सकते।
तो अभी हमने सारा मटेरियल लाया था, तो हमें मजबूरी बस इसको अब मतलब अपने पैसे से ख़रीद के लाया था, तो हमें मजबूरी बस इसको अब वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी रोज़मर्रा के लिए उसके आजीविका कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा तो किसी के पास इतना, हमारे पास तो खैर इतना मतलब साधन भी नहीं है। लेकिन मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि चलो ये तो एक सरकीदार स्कूल की बात है, आपके पास ऐसे कितने स्कूल हैं जिन पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़मीन पर भूमि पर बने हुए हैं और उनके कितने कब्जे रेगुलाइज आपने किए हैं आज तक। जिला मंडी में एक सरकीदार गवर्नमेंट हाई स्कूल सरकीदार एक ऐसा स्कूल है कि जो FCA के माध्यम से एक्नॉलेज होने वाला जिला मंडी का पहला स्कूल है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे एक स्कूल नहीं है, ऐसे कई स्कूल यहाँ पर भवन हैं जो बने भी हुए हैं, जो सुरक्षित भी होंगे, लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है तो उनके पास भी अपने नाम पर भूमि होगी ही नहीं। यही बात जो है, यही कमियां सरकार की है। देखिए, आप अपनी ज़मीनों का आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने स्कूल बनाए थे तो उस टाइम आप ज़मीनों का नाम कराते, और आप लोगों ने ये गोलमोल जो काम किए हुए हैं उसका नतीजा आज ये हो रहा है। देखिए, मैं एक बड़ी बात बोलना चाहूँगा, आप इसको शायद ये सोचेंगे क्योंकि राजनीतिक मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। मैं शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ और मैं शिक्षा की देवी की कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं दिल से इस मुद्दे को सरकार के सामने रखने का बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं भी इसी शिक्षा से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इन्हीं स्कूलों से पढ़ के हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ईमानदारी से बात हर व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, जब गलत है सरकार तो उसको गलत बोलना सीखिए, क्योंकि अगर गलत को गलत नहीं बोलोगे तो अनजाने में जो सही होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो आज इस तरह की व्यवस्थाएं, हमारे टीचर्स मजबूर हैं, हमारे बच्चे मजबूर हैं, और हमारी सरकारें दावे तरक्की का करती हैं, ये दावे खोखले हैं। ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। कोई भी आपको व्यवस्था यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली कि यहाँ पर बच्चों के, अब ये प्राइमरी विंग में बच्चे बैठे हुए, देखिए बरामदे में बैठाए हुए, देखिए आगे देख सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ आपको, आइए मेरे साथ आइए, मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा, अंदर में आपको दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ, आइए मेरे कैमरे वाले, मैं थोड़ा अंदर दिखाऊंगा। व्यवस्था का कहीं ना कहीं मजाक जो है वो साफ देखने, और ये स्कूल हमारे शिक्षा व्यवस्था का हमारे जो आधार है। ये देखिए, एक कार्यालय का, हमारे मुख्याध्यापक उनका कार्यालय है, एक मैं स्कूल का पूरा लाइब्रेरी स्टाफ बना, एक कमरा इनके पास है। ये बच्चे देखिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अपने घर से तो कमरे नहीं लाएंगे, जो सरकारें देंगी वही तो करेंगे। सरकारें इतना पैसा खर्च कर रही हैं स्कूलों के ऊपर, करोड़ों रुपए के बजट आ रहे हैं, लेकिन वो बजट आपको ये हालत में दिख रहे हैं। ये आप देखिए, इस तरह की व्यवस्था है। पानी की टंकी वहाँ रखी हुई है, आप उसमें पानी है कि नहीं है, पानी आता कि नहीं आता है, तो प्रधान जी बताएंगे। पानी वगैरह ठीक आता है? पानी वगैरह की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हमारे जो प्राकृतिक झील है, उससे हमारे जो नेचुरल सोर्सेज है, पानी की यहाँ पर कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इस मुद्दे को और ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि स्कूल तो बंद नहीं किए जा सकते। समाधान कैसे सरकारें निकालेंगी इसको लेके, और बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के जो माता पिता हैं उनको लेकर कोई सही फैसला किया जाए और इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। अब क्या समस्या है, फॉरेस्ट वालों की ज़मीन का क्यों आपने नहीं कराया था, कैसा कराया था, ये आपका काम है, ये पब्लिक का और हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप तक ये मुद्दा लाना और आपके सामने आंखें खोल के दिखाना कि आप देखिए, जागिए, और जो 21वीं सदी में तरक्की की बात आप हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं उसको आप एक नज़र खुद आके देखिए कि क्या हालत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ सभी दर्शक आप बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार सभी लोगों का मैं फिर एक बार धन्यवाद करूंगा। गांव के लोग यहाँ पर आए, इन सब लोगों ने अपनी बात रखने का साहस यहाँ पर किया। आप भी जागिए, आप भी बोलिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य आपका मूलभूत अधिकार है। सरकारों की जिम्मेवारी है आपको इसके प्रबंध करना। ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, हमसे टैक्स लेती हैं, हम दिन रात गाड़ी कमाई का पैसा अपना उनको टैक्स के रूप में देते हैं और हम फिर वापस उसको खर्च करते हैं, फिर वापस सरकार के पास जाता है और सरकारें उसको सुविधा के रूप में देते हैं। तो ये लोग यही नहीं है, वो देखिए सामने जो लोग खड़े हैं सारे, ये पूरे माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर दर्द रखने का प्रयास किया है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सोचते रहिए लेकिन सच का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।